हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज सनी, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इससे पहले बच्चों लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है ये बताया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली दो तरह की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया है। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड, इससे हम क्या समझते हैं। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि इस दुनिया में टोटल 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, जो यहाँ मैंने लिखा है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये उसके डायमेंशन को दिखाता है। ठीक है, ये सभी डायमेंशंस के रूप में लिखा गया है। डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। इसे 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी अदर क्वांटिटीज़ हैं इनको छोड़ करके, जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है इन्हीं के कम्बिनेशन से बनता है। तो उनके जो डायमेंशन, उनका जो फॉर्मूला है डायमेंशनल फार्मूला, उसमें आपको ये सारे वैल्यूज़ नज़र आएंगे पावर्स के रूप में। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ डायमेंशंस, उसको समझते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से हम क्या समझते हैं। इट इज़ द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रेस्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन से हम यही समझते हैं कि इट इज़ द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रेस्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये एक डेंसिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, मास केजी है, तो इसको हम लिख सकते हैं m ब्रैकेट। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी L लिख सकते हैं, ब्रेथ को भी L लिख सकते हैं, और हाइट को भी L लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m L का पावर 3। तो फाइनली क्या लिख पाएंगे हम, m पावर 1 L पावर -3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में जाएगा तो -3, और टाइम को यहाँ पर रखते हैं हम, और टाइम यहाँ पर तो नहीं है इसलिए 0, क्योंकि टाइम का यहाँ पर कोई डायमेंशन नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम को हम 0। बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि मोस्टली जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें MLT दिखता है हमें। तो मास, लेंथ और टाइम, यहाँ पर टाइम का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए टाइम का जो डायमेंशन है वो 0 है। तो क्या देख रहे हैं, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसका जो डायमेंशन है वो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स में देखने के लिए मिल रहा है। यही है पावर्स। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका पावर 1 है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका पावर 1 है, और ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका पावर 0 है। तो बेसिकली डेंसिटी जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स में हम लिख पाएँ उसको। तो यहाँ पर हम इसका डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, -3, 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी का डायमेंशन हो गया, और ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम डायमेंशनल फार्मूला कह सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला हमें डायमेंशंस को दिखाता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और भी बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। 11th में तो बहुत सारा डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है बुक में, अगर आप देखोगे तो, जिसको अगर मैं स्टार्टिंग में करवाने जाऊँ तो शायद आप कंफ्यूज भी हो जाओ, इसलिए कुछ मेन डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब डायमेंशनल फार्मूला हमें ये बताता है कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर होगा। जैसे स्पीड, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, जो भी क्वांटिटीज़, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़ दें तो वो सारे डायरेक्ट क्वांटिटीज होते हैं। स्पीड क्या हो गया, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं लेंथ, डिस्टेंस लेंथ है तो L, और टाइम को T। यहाँ पर मास यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए मास को हम m का पावर 0 लिखेंगे,
L एंड T का पावर -1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड. नेक्स्ट वेलोसिटी. अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशन देखें तो वेलोसिटी जो है वो उसका जो डायमेंशन होगा वो स्पीड के जैसा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो सेम फार्मूला आ जाएगा m0 L T -1. आप इसको याद कर सकते हो शॉर्टकट में LT -1, इस तरह से याद कर सकते हो. लेकिन जब डायमेंशनल फार्मूला आप लिखोगे तो m0 L T -1 लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप ले लो मोमेंटम. मोमेंटम ले लो. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी जहां हम देख रहे हैं LT -1, तो सीधा LT -1 आप यहाँ पुट कर दो तो MLT -1. देन आ जाओ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का डायमेंशन पता है LT -1 डिवाइड बाय टाइम. तो ये टाइम ऊपर जाएगा, m नहीं है, m0 LT ऊपर जा करके ये एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा. तो m0 LT -2. आप फिर फोर्स निकाल सकते हो. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का m हो जाता है. एक्सेलरेशन अगर आपको याद है LT -2, LT -2, m को नेग्लेक्ट कर सकते हो. m0 मीन्स 1, तो यहाँ पर LT -2 यहाँ हम लिख देंगे एक्सेलरेशन की जगह. तो फोर्स का डायमेंशन MLT -2. मैं तो ये कहूँगा कि आप फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सभी डायमेंशन को आप याद करके रखो. ठीक है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. तो फोर्स MLT -2, और नहीं तो बहुत सिंपल है, मास इनटू एक्सेलरेशन करके आप इसको निकाल सकते हो. ठीक है. देन वर्क का डायमेंशन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने देखा था MLT -2 और डिस्प्लेसमेंट का L. तो वर्क का हो जाएगा ML2T -2. ठीक है. वर्क के बाद आता है एनर्जी. तो यहाँ मैं बता दूँ, वर्क और एनर्जी दोनों का ही SI यूनिट जूल है. ठीक है, दोनों का ही SI यूनिट जूल. मीन्स दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करते हैं. मीन्स दोनों का जो डायमेंशन है वो भी सेम होगा, क्योंकि दोनों का SI यूनिट सेम है. और वैसे भी हम जानते हैं कि एनर्जी एंड वर्क आर बोथ इक्विवेलेंट, एक तरह का इक्विवेलेंस को फॉलो करता है. इफ़ वी हैव एनर्जी देन वी कैन डू वर्क. मीन्स एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. इसलिए एनर्जी का जो भी, जैसे कि एनर्जी का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सभी एनर्जी का एक ही डायमेंशन होगा और वो होगा ML2T -2. ठीक है. सपोज आपको पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, फॉर्मूला 12mv². अगर आप इसको निकालने जाओगे, ये 1/2 नंबर को आप छोड़ दो, ये डायमेंशन में काउंट नहीं होगा. मास हो जाएगा m, वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी का हमने पढ़ा है LT -1 और इसका पावर में 2 है. तो क्या हो जाएगा ML2T -2. ये एक्सपोनेंट की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो ML2T -2. तो आप देख सकते हो कि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम है. ठीक है. नेक्स्ट आता है पावर. पावर इज वर्क बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम. वर्क या एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है ML2T -2 और टाइम का T हो जाएगा, यानी कि ये ML2T -3. ये हो गया पावर का डायमेंशन. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रेशर का डायमेंशन. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया. फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2 और एरिया का L2, यानी कि ML2 है, ये ऊपर जाएगा, 1 - 2 -1, यानी कि L -1 और ये T -2. तो प्रेशर का डायमेंशन ML -1 T -2. ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस आप पढ़ोगे वॉल्यूम 2 में है एक चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें स्ट्रेस पढ़ना है. इसका डायमेंशन भी प्रेशर के जैसा ही होता है, फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया. तो प्रेशर का जो यूनिट होगा वही आएगा यहाँ पे, MLT -2 हो गया फोर्स का और एरिया का L2, तो ये आ जाएगा ML -1 T -2. तो जो प्रेशर का यूनिट है, जो प्रेशर का डायमेंशन है, सॉरी, वही स्ट्रेस का भी डायमेंशन होगा. देन हम लोग मूव करते हैं सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन भी आपको पढ़ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा आपको. ये सारे
इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, बट आप आगे जाकर के जब इसके फॉर्मूला को और डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स का है ml T-2 और लेंथ का L, तो ये हो जाएगा ml0 T-2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ml0 T-2 ये हो गया सरफेस टेंशन का। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए dV/dh। ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला है, फ्लूइड फ्रिक्शंस में आता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर फ्लूइड में तैर रहे हो या फ्लूइड में अगर मतलब कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है तो उसमें विस्कस फोर्स लगता है, तो उसका फॉर्मूला है F = ईटा ए dV/dh। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है इसी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा F/a dH/dV। अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो F की जगह ml T-2, a की जगह L2, dH हाइट के लिए है, लेंथ के लिए है, तो ये हो जाएगा L, और dV वेलोसिटी के लिए है, वेलोसिटी का हो जाता है LT-1। तो यहाँ L कैंसिल हो गया, यहाँ से भी एक L कैंसिल हो जा रहा है, ml ये ऊपर जाएगा तो -1 और ये T ये हो जाएगा -1, यानी कि ml-1 T-1 ये। ठीक है, तो ये है सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। देन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन। ठीक है, ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में यूज होता है ये सारा फॉर्मूला। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो है प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, और नीचे स्ट्रेन जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहाँ मैं बताता हूँ, स्ट्रेन जो होता है इसका मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों ऊपर नीचे लेंथ यूज हुआ है, जो ऊपर डायमेंशन से नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इट हैज़ नो डायमेंशन। इसीलिए जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा फोर्स बाय एरिया, वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि ml-T-2/L2, यानी कि ml-1 T-2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इसका जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में ये है फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मास जो है, मास का डायमेंशन m और ये रेडियस l, यानी कि ml2t0। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। सो नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, वी नो एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। सो h हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू एनर्जी बाई फ्रिक्वेंसी म्यू। एनर्जी का होता है ml2t-2, जो वर्क का होता है, ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं। और फ्रिक्वेंसी का क्या होगा, फ्रिक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ 1/t लिखेंगे, ये t ऊपर जाएगा, ml2t-1। ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग देखते हैं चार्ज का डायमेंशन, थोड़ा करंट में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा सा डायमेंशन देख लेते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू IT। Q क्या है, चार्ज। चार्ज का डायमेंशन देख रहे हैं। करंट, टाइम। करंट के लिए, करंट क्या है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखा हुआ है। m नहीं है, m 0 होगा, l नहीं है, l भी 0 होगा, टाइम है, t होगा, और करंट के लिए a यूज होगा। मीन्स यहाँ पर m, l और t हमें मेंशन करना ज़रूरी है।
इसलिए m का पावर 0, l का पावर 0, क्योंकि m और यहाँ l नहीं है, मास नहीं है, लेंथ नहीं है। टाइम के लिए t और करंट के लिए एम्पेयर। तो ये हो गया चार्ज का डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन तो एम्पेयर ही होता है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क mL2t माइनस 2। चार्ज का डायमेंशन देखो यहाँ लिखे हैं, टाइम और a लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, mL2t ऊपर जाएगा -3 और a -1। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। ठीक है, एक और डायमेंशन रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हम जानते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ओम्स लॉ मीन्स R इज इक्वल टू V/I। अच्छा, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको डायमेंशन नहीं याद है तो पोटेंशियल डिफरेंस का लिख लो वर्क डन बाय चार्ज, और यहाँ I है, I। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज को हम अगेन IT लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय I, यानी कि वर्क डन बाय I²T। वर्क का डायमेंशन होता है mL2t माइनस 2। करंट का डायमेंशन होता है एम्पेयर और टाइम का t। तो फाइनली डायमेंशन आ जाएगा mL2t माइनस 3, क्योंकि ये 1 ऊपर जाएगा, t का डायमेंशन 1 है, ये ऊपर जा करके -3 और a ऊपर जा करके -2। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैंने आपको बता दिए हैं, और भी डायमेंशंस हैं, आप देखो जाकर के बुक में बहुत सारे डायमेंशंस लिखे हैं, करीब 2-2.5 मतलब कि 150-200 डायमेंशन तो कम से कम होंगे ही। तो वो सारे डायमेंशंस अभी आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर आप जैसे जैसे चैप्टर्स को पढ़ोगे तो वो सारे डायमेंशंस आपको क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज पढ़ते चले जाओगे और उसको फिर आप डायमेंशंस में कन्वर्ट करते चले जाओगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है डायमेंशंस वाला पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।